हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग हनी फॉर्मेशन और हनी बी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हनी यानी कि शहद हनी बी से मिलता है, बट क्या आप जानते हैं कि हनी बनता कैसे है? तो सबसे पहले हम लोग हनी बी के फूड और इसके डेवलपमेंट के बारे में शॉर्ट में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि एक कॉलोनी में हनी बी 3 टाइप के हनी बी रहते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है ड्रोन, जो कि फर्टाइल मेल होता है। और सेकंड है क्वीन, जो फर्टाइल फीमेल होती है। और थर्ड है वर्कर बी स्टेराइल फीमेल होती है। तो इसका इसका डेवलपमेंट कैसे होता है उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले कि क्वीन बी, तो इसका एक ही काम होता है, एग ले करना, यानी अंडे देना। और ये क्वीन भी जो होती है वो साइज में सबसे बड़ी होती है ड्रोन से, और वर्कर भी सबसे बड़ी क्वीन भी होती है। होता क्या है कि जब क्वीन भी एग ले करती है और जब एग लार्वा में कन्वर्ट होता है, तब अगर वर्कर भी उस लार्वी को क्वीन बी की तरह देखना चाहती है तो उसे रॉयल जेली खिलाती है। और अगर क्वीन बी नहीं बनाना चाहती है तो 2 दिन बाद ही रॉयल जेली बंद करके उसे बी ब्रेड खिलाने लग जाती है। तो यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर रॉयल जेली एंड बी ब्रेड का क्या कॉन्सेप्ट है? रॉयल जेली और बी ब्रेड है क्या? तो उसके पहले ये जान लीजिए कि ड्यूरिंग द हाइट ऑफ एग लेइंग सीजन, सी मे ले एज मेनी एज 2000 एग्स पर डे। तो क्वीन बी जो होती है वो एग लेइंग सीजन में वो पर डे 2000 एग्स ले कर सकती है। तो अब जानते हैं कि रॉयल जेली क्या है। और उसके पहले हम लोग जानते हैं कि क्वीन बी तो हम लोग जान गए, और वर्कर बी के बारे में जानते हैं कि वर्कर बी जो होती है वो जब यंग होती है यानी 3 to 14 डेज, तो उसे नर्स बी बोला जाता है। तो नर्स बी नाम से क्लियर है कि नर्स बी का क्या काम होता है, क्वीन और लार्वी जो हनी कॉम्ब में है उसको उसका फीडिंग कराना और उसका केयर करना। और दूसरा जो फॉरेजर वर्कर बी है, जो कि वर्कर बी ही है लेकिन वो 3 वीक से ज़्यादा का लाइफ स्पैन है उसका, सॉरी 3 वीक से ज़्यादा उसका एज हो चुका है वर्कर बी, तो उसे फॉरेजर वर्कर भी बोला जाता है। तो फॉरेजर वर्कर बी का काम होता है कि पॉलन और नेक्टर कलेक्ट करके लाना। और हम जानते हैं कि रॉयल जेली क्या है। तो रॉयल जेली इज अ हनी बी secretion that is used in the nutrition of larvae as well as adult queens। तो हनी बी जो होती है वो लार्वी को खिलाया जाता है और एडल्ट क्वीन को खिलाया जाता है। एंड रॉयल जेली इज सिक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड्स इन द हाइपोफेरिंग्स ऑफ नर्स बीज। तो जो नर्स बी होती है उसके हाइपोफेरिंग्स में एक ग्लैंड होता है, उससे ही रॉयल जेली सिक्रीट होता है। और रॉयल जेली में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो रॉयल जेली सभी लार्वी को खिलाया जाता है और एडल्ट क्वीन को खिलाया जाता है। अब जानते हैं कि बी ब्रेड क्या है। बी ब्रेड इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलन एंड नेक्टर और हनी। तो पॉलन और नेक्टर का मिक्सचर ही बी ब्रेड है। तो दिस सब्सटेंस इज द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर हनी बी वर्कर्स एंड लार्वी। तो हनी बी वर्कर जो वर्कर हनी बी है और लार्वी है, सबको बी ब्रेड खिलाया जाता है। और जब लार्वी 2 डेज का होता है तब तक तो उसे रॉयल जेली खिलाया जाता है, लेकिन जब 2 डेज से ज़्यादा का हो जाता है तब ये डिसाइड किया जाता है कि इस कॉलोनी में क्वीन कौन होगा। तो एक एक लार्वी को ही रॉयल जेली कंटिन्यूअसली खिलाया जाता है और वही क्वीन बी बनती है। और बी ब्रेड का कॉम्पोजिशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि पॉलन और नेक्टर किस प्लांट से कलेक्ट किया गया है। तो बी ब्रेड जो है उसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है।
और जो रॉयल जेली है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो बी ब्रेड से डिले डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, और रॉयल जेली से ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और अच्छी तरह से डेवलपमेंट होता है रॉयल जेली से। इसलिए आप देखेंगे कि क्वीन बी को जो रॉयल जेली खिलाया जाता था, इसलिए क्वीन बी का साइज भी वर्कर बी से और ड्रोन से बड़ा होता है, क्वीन बी का साइज। तो अब ये जानते हैं कि वर्कर बी पॉलन और नेक्टर कलेक्ट कैसे करता है, और उस पॉलन और नेक्टर को कलेक्ट करने के बाद मधुमक्खी के छत्ते तक कैसे लाता है, और नेक्टर कलेक्ट क्यों करता है। तो दे सक द नेक्टर फ्रॉम हनी सैक थ्रू देयर प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस यहाँ शो किया गया है फिगर में। प्रोबोसिस इसके जो माउथ का पार्ट है, यहाँ से ये नेक्टर सक करता है। अब ये नेक्टर और पॉलन क्यों कलेक्ट करता है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर वर्कर बीज कलेक्ट पॉलन एंड नेक्टर so that they can make stores of honey for the winter. Bees wouldn't survive outside the hive in the cold winter months. क्या होता है कि विंटर मंथ्स जो होता है उसका टेम्परेचर विंटर मंथ्स में कम होता है एटमॉस्फेयर का, और सोर्स ऑफ फूड आर ऑल्सो वेरी स्कार्स ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में फूड का सोर्स भी बहुत कम मिलता है हनी बी को, और उसके लिए बाहर सरवाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वो समर टाइम में और स्प्रिंग टाइम में वर्कर भी पॉलन और नेक्टर कलेक्ट करके स्टोर कर लेता है, ताकि विंटर में उसे बी हाइव से निकलना ना पड़े। अब है कैसे करता है। तो सबसे पहली बात, जब जब किसी वर्कर बी को खाने का पता चलता है, यानी कि सोर्स पता चलता है कि खाना कहाँ पर है, नेक्टर पॉलन कहाँ पर है, तो वर्कर बी जो है दो टाइप का डांस परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट है राउंड डांस और सेकंड है वेगल डांस। तो ये जो डांस का कॉन्सेप्ट है वो कार्ल वॉन फ्रिस्ट ने दिया था। तो राउंड डांस कब करता है, जब फूड सोर्स लेस देन 50 मीटर होता है, मतलब बी हाइव से 50 मीटर से कम दूरी पर फूड सोर्स है, खाना है, यानी पॉलन और नेक्टर है, तब वो राउंड डांस परफॉर्म करता है। तो राउंड डांस कहाँ किया जाता है, बी हाइव में किया जाता है। After distributing some of her new-found nectar to waiting bees, the scout will begin running in a small circle, switching direction. After the dance ends, food is again distributed at this or some other place on the comb, and the dance may be repeated 3 or more times. Round dance does not give directional information. तो राउंड डांस जो है क्या करती है कि बी हाइव में एक जगह करता है डांस, वर्कर बी एक जगह करती है डांस, उसके बाद रिपीट करती है डांस को, या फिर बी हाइव में ही दूसरे जगह फिर से डांस स्टार्ट करती है। तो राउंड डांस से ये पता चलता है कि फूड सोर्स 50 मीटर से कम डिस्टेंस पर है, लेकिन इससे डायरेक्शन का पता नहीं चलता है कि फूड सोर्स किस डायरेक्शन में है। दूसरा है वेगल डांस। When food source is greater than 50 meters away, 50 मीटर से जब ज़्यादा डिस्टेंस पर फूड सोर्स होता है, तब जो वर्कर बी होती है वो वेगल डांस परफॉर्म करती है। एब्डोमेन वैगिंग एंड विंग फ्लटरिंग, एब्डोमेन को हिलाती है और विंग को फ्लटर करती है, और इससे जो है वेगल डांस वेगल डांस से डायरेक्शन पता चलता है, डिस्टेंस पता चलता है, और क्वालिटी पता चलता है, टेस्ट एंड स्मेल पता चलता है। अब कैसे पता चलता है डायरेक्शन, तो ये जो डांस होती है वो कैसे करती है, इसको देखेंगे कि कैसे डायरेक्शन का पता चलता है, कैसे डिस्टेंस का पता चलता है, और कैसे क्वालिटी का पता चलता है। तो वेगल डांस कैसे करती है, वेगल डांस देख रहे हैं आप लोग, फिगर में दिखाया गया है कि सबसे पहले बी एक सर्कल में चलती है, एब्डोमेन को विगल करते हुए, हिलाते हुए, और जब एक सर्कल पूरा होता है तो सेम सर्कल को अपोजिट डायरेक्शन में सेम सर्कल में चलती है।
और 8 का शेप बनाती है। और यह डांस जो है बहुत बार रिपीट भी करती है। तो इससे कैसे पता चलता है, डायरेक्शन के बारे में कैसे पता चलता है, उसके एंगल से पता चलता है, वेगल रन के एंगल से पता चलता है। और कितनी बार वेगल किया गया उससे डिस्टेंस का पता चलता है, मतलब धीरे कर रही है वेगल या फिर जल्दी जल्दी कर रही है, इससे डिस्टेंस का पता चलता है। और ड्यूरेशन ऑफ द डांस, ड्यूरेशन ऑफ द डांस मतलब कि कितने टाइम तक, कितने ड्यूरेशन तक वेगल कर रही है। तो इससे पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ फ्लावर, यानी जो फूड वो खोज के आई है उसको पता चला है तो उसका क्वालिटी कैसा है। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ इस फिगर में शो किया गया है कि इफ़ फूड इज़ डायरेक्टली इन लाइन विद द सन द बी डांस स्ट्रेट अपवर्ड। तो ये जो इसका फूड है वो इसके बी हाइव से और सन से जब हम मिला रहे हैं उससे स्ट्रेट में है फूड, तो ये जो है उसी डायरेक्शन में ये जो है डांस परफॉर्म किया गया है, वेगल डांस। और अब क्या है कि फूड जो है सन से 30 डिग्री एंगल पर बना है इसका फूड, तो इसलिए वो जो डांस परफॉर्म कर रही है किस डायरेक्शन में परफॉर्म कर रही है, इस डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल सन से बनाकर डांस, वेगल डांस परफॉर्म कर रही है। तो इफ़ फूड इज़ एट एन एंगल टू द सन द डांसिंग बी चेंजेस डायरेक्शन अकॉर्डिंगली। तो वो तो वेगल डांस से क्या पता चलता है, इससे डिस्टेंस, क्वालिटी और इसका टेस्ट, स्मेल सब पता चलता है। और जो वेगल डांस होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में परफॉर्म किया जाता है, और ये बी हाइव में नहीं किया जाता है, बी हाइव से थोड़ी दूर पर किया जाता है। अब है कि ठीक है, उसको पता चल गया डांस से, वो अपने रिक्रूट को, मतलब अपने जितने भी वर्कर भी है सबको डांस करके बताता है कि यहाँ पर फूड सोर्स है, डांस के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। अब ये देखेंगे कि पॉलन जब कलेक्ट करता है तो आखिर वो पॉलन को स्टोर कैसे करता है। तो पॉलन को स्टोर करने के लिए जो वर्कर बी है उसके सबसे पहली बात आप ये जानिए कि हनी बी जो है वो हेक्सापॉड है। हेक्सापॉड मतलब उसके 6 लेग्स हैं, यानी 3 पेयर लेग्स हैं। तो उसका जो हाइंड लेग है यानी मेटाथोरेकिक लेग जिसे बोलते हैं, उसमें टीबिया वाला जो पोर्शन है, इसका जो टीबिया वाला पोर्शन, ये लेग्स है, हाइंड लेग्स को शो किया गया है, तो ये टीबिया वाला जो पोर्शन है उसमें पॉलन बास्केट होता है। तो पॉलन बास्केट जो है यहाँ दिखाया जा रहा है कि एम्प्टी पॉलन बास्केट, और फिर जब पॉलन कलेक्ट किया गया यहाँ पे रखा गया है पॉलन को। तो होता है ना कि जैसे पॉलन कलेक्ट किया वर्कर बी, तो उस पॉलन को कैसे वहाँ से सोर से बी हाइव तक लाया जाए, तो उसके लिए इसके बॉडी में, उसके हाइंड लेग में पॉलन बास्केट होता है जिस पे वो पॉलन को स्टोर करके बी हाइव तक लाता है। तो पॉलन बास्केट को कॉर्बिक्यूला भी कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पॉलन बास्केट यहाँ शो किया गया, और यहाँ पर हेयरी हेयर्स होते हैं जो कि मतलब हेयर के बीच में ही स्टोर होता है। यहाँ पे एम्प्टी पॉलन बास्केट शो किया गया है, और यहाँ पर जो पॉलन कलेक्ट किया गया है। पॉलन बास्केट फॉर्म बाय द आउटर एंड इनर रोज ऑफ लॉन्ग कर्व्ड हेयर्स। जो हेयर के द्वारा ही पॉलन बास्केट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर शो किया गया है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। तो सबसे जो मतलब पीछे वाला लेग है यानी कि हाइंड लेग है, उसमें पॉलन बास्केट शो किया गया है। यहाँ आप अगर गौर से देखेंगे तो कैसे वो पॉलन कलेक्ट करके पॉलन बास्केट में स्टोर कर रही है वर्कर बी। आफ्टर कलेक्टिंग नेक्टर,
तो अब नेक्टर तो कलेक्ट हो चुका है, सॉरी मतलब यहाँ मैंने दिखाया था कि पॉलन कलेक्ट हुआ, और उसके पहले मैंने बताया था कि प्रोबोसिस के थ्रू सक करके फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट किया था। तो आफ्टर कलेक्टिंग नेक्टर, नेक्टर कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, हनी का फॉर्मेशन देखना है हमें। तो नेक्टर से हनी कैसे फॉर्म हुआ, अब ये हम लोग जानते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग नेक्टर, नेक्टर along with a little honey bee saliva is stored in a special sac called honey stomach। तो जब वो नेक्टर कलेक्ट करती है हनी बी, तो थोड़ा सा उसका जो सलाइवा होता है, दोनों नेक्टर और थोड़ा सलाइवा भी मिक्स होकर उसके हनी बी में एक स्पेशल सैक होता है, जिसे कि हनी स्टमक बोलते हैं, वहाँ पर स्टोर हो जाता है। As she sucks the nectar from the flower, it is stored in her special honey stomach, ready to be transferred to the honey making bees in the hive. If hungry, she opens a valve in the nectar sac and portion of the payload passes through to her own stomach to convert it to energy for her own needs। तो सबसे पहली बात ये जानिए कि हनी बी हैव टू स्टमक, दो स्टमक होता है हनी बी में। फर्स्ट जो होता है वो ईटिंग पर्पस के लिए होता है, और जो दूसरा होता है फॉर स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस मतलब कि फर्स्ट जो था वो ईटिंग ईटिंग पर्पस के लिए हुआ, जो वो खाना वो खुद के लिए खा रही है, खुद के एनर्जी के लिए खा रही है, तो वो खाना वहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है स्टमक में। और दूसरा जो है वो है स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे कि हनी स्टमक कहा गया है। तो इसका काम होता है कि नेक्टर कलेक्ट करना, जो डिफरेंट फ्लावर्स से जो नेक्टर कलेक्ट किया गया था उसको स्टोर करना। तब जब हनी बी भूखी होती है तो क्या होता है कि थोड़ा जो नेक्टर कलेक्ट किया गया था वो उसके ऑन स्टमक, अपने स्टमक में चला जाता है, और फिर जब अ, जब ज़रूरत नहीं होता है तब वो बाकी जो है नेक्टर और जो सलाइवा होता है, जो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, हनी स्टमक में स्टोर होता है। When her nectar sacs are full, the honeybee return to the hive. Nectar is delivered to one of the indoor bees and is then passed mouth to mouth from bees to bee until its moisture content is reduced from about 70% to 20%। जब नेक्टर सैक उसका जो हनी स्टमक था जब वो फुल हो जाता है, तब हनी बी वापस अपने हाइव में आती है। नेक्टर जो सबसे पहले दिया जाता है कि वहाँ पर जो बी हाइव में जितने सारे वर्कर बी हैं, तो इंडोर बीज हैं, तो माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब बी एक हनी बी दूसरे हनी बी को नेक्टर ट्रांसफ़र करती है, फिर दूसरी जो है हनी बी वो अगले वाले को ट्रांसफ़र करती है, तो ऐसे माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र होते रहता है। तो इस ट्रांसफ़र के कारण जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है 70% से घटकर 20% हो जाता है। Sometimes the nectar is stored at once in the cells in the honeycomb before the mouth to mouth working, because some evaporation is caused by the 32.5 degrees Celsius temperature inside the hive। कभी कभी क्या होता है कि माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र करने से पहले जो नेक्टर कलेक्ट किया गया था उसको हनी कॉम्ब में फैला दिया जाता है, वर्कर भी उसे फैला देती है, और इससे क्या होता है कि इवापोरेशन होता है, वाटर जो है उसमें प्रेजेंट है उसका इवापोरेशन होता है। और इवापोरेशन के लिए क्या करती है कि वो अपने जो उसका पंख है उसको वो फ्लटर करती है, और उससे जो फ्लटर करने से जो नेक्टर में वाटर था वो इवापोरेट होता है। अब देखते हैं कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है। बीज यूज टू अदर मेथड फॉर ड्राइंग आउट द हनी, जो अभी मैंने बताया कि फॉर वन दे विल स्प्रेड द हनी ओवर द हनी कॉम। दिस प्रोसेस इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड अलाउज फॉर मोर वाटर इवापोरेशन। तो अभी मैंने बताया कि वो दो प्रोसेस से डिहाइड्रेशन कर रही है। तो सबसे पहला कि वो हनी को स्प्रेड कर रही है, सॉरी यहाँ नेक्टर को स्प्रेड किया गया, जो उससे क्या हुआ कि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ और ज़्यादा वाटर का इवापोरेशन हुआ। और बीज विल ऑल्सो फैन देयर विंग्स
near the honey to increase airflow and evaporate even more liquid. तो बी क्या कर रही है कि अपने विंग से फैन कर रही है। इससे क्या होता है कि एयर फ्लो ज़्यादा इंक्रीज होता है और वाटर का इवापोरेशन ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग प्रोसेस along with natural enzymes added to nectar transform the relatively thin liquid into a much thicker honey। तो क्या होता है कि जब माउथ में वो हनी स्टमक में जब कलेक्ट किया गया था, फिर माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र किया गया था एक हनी बी से दूसरे हनी बी में। तो इस प्रोसेस के टाइम क्या होता है कि कुछ नेचुरल एंजाइम्स जो हनी बी में है वो ऐड होते जाते हैं। तो ऐड होने से क्या होता है कि यही जो नेक्टर जो थिन लिक्विड था, वो हनी में ट्रांसफॉर्म होता है। और हनी तो जानते हैं वो थिक होता है, नेक्टर से थिक होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से एंजाइम है और कौन कौन से प्रोसेस से नेक्टर जो है हनी में ट्रांसफॉर्म हुआ। Honey bee do not just gather the nectar, they change the nectar chemically. They produce an enzyme called invertase in their salivary glands. After the nectar is gathered by the bee, invertase is added. This enzyme helps change sucrose into equal parts glucose and fructose. It's the beginning of honey. तो सबसे पहला एंजाइम क्या ऐड हो रहा है? इन्वर्टेज। जब नेक्टर कलेक्ट किया गया था, उसके बाद इन्वर्टेज एंजाइम ऐड होता है उसमें। और इन्वर्टेज क्या करता है, जो नेक्टर है उसमें सुक्रोज है, और इन्वर्टेज क्या कर रहा है कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ रहा है। मतलब सुक्रोज तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना है, इसलिए इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, डबल शुगर भी बोला जाता है। तो इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। इट्स द बिगिनिंग ऑफ हनी एंड अदर एंजाइम ऑल्सो हेल्प हनी टेस्ट बेटर। Amylase is an enzyme that helps break down amylose into glucose. दूसरा एंजाइम है एमाइलेज। तो एमाइलेज का क्या काम है, क्या अमाइलोज को ब्रेक करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। ग्लूकोज इज ईजियर टू डाइजेस्ट एंड इट्स व्हाट मेक्स हनी स्वीटर। और इसी से जो है ग्लूकोज में जब चेंज हो गया, तो इसलिए जो है हनी ज़्यादा स्वीट होती है, स्वीट लगता है अमाइलोज के कारण। एंड अनदर एंजाइम इज ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज का क्या काम है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज ब्रेक्स द ग्लूकोज एंड स्टेबलाइजेज द पीएच ऑफ हनी। तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज का काम है कि हनी के पीएच को स्टेबल करके रखना। और फिर फोर्थ एंजाइम है कैटालेज। कैटालेज एंजाइम क्या करता है कि चेंजेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो उसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट होता है, उसको कैटालेज वाटर और ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। तो कैटालेज एंजाइम का क्या काम है कि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कंटेंट को लो रखने में हेल्प करता है। अब हम लोग यह जान गए कि हनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, नेक्टर से हनी कैसे बना। तो अब हनी का फॉर्मेशन हो चुका है, तो उसके आगे का प्रोसेस क्या है? स्टोरेज, या फिर जिसे बोलते हैं कैपिंग ऑफ हनी कॉम्ब। मतलब हनी कॉम्ब में हनी बनकर तैयार है, उसको कैपिंग करना है, उसको एक तरह से ढकना है ताकि वो सेफ रहे। द फाइनल स्टेप इन द हनी मेकिंग प्रोसेस इज स्टोरेज। द हनी इज डिपॉजिटेड इनटू द सेल्स ऑफ द हनी कॉम्ब where it will stay until the bees are ready to eat it. To keep the honey fresh, each cell is capped with bee wax. तो हनी को फ्रेश रखने के लिए जो है हर एक सेल को, जो एक छोटा पार्ट आप देख रहे हैं हेक्सागोनल पार्ट, उसको सेल बोला जाता है। एक हेक्सागोनल जो आप देख रहे हैं, उसको एक हेक्सागोन को सेल बोला जाता है। तो ईच सेल इज कैप्ड, बी वैक्स से कैप्ड कर दिया जाता है, कैपिंग कर दिया जाता है सेल का, ताकि हनी फ्रेश रहे। तो बी वैक्स आखिर हनी कहाँ से लाती है, कैसे बनाती है बी वैक्स?
बी वैक्स इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच हनी इज मेड, हनी कॉम्ब इज मेड, सॉरी। हनी कॉम्ब किससे बनता है? बी वैक्स, ठीक है, जान गए बी वैक्स से बनता है, लेकिन बी वैक्स होता क्या है? बी वैक्स इज अ लिपिड लाइक ऑल अदर वैक्सेस। तो वैक्स आप जानते होंगे कि वैक्स जो होता है वो लिपिड होता है, तो बी वैक्स भी लिपिड है। तो बी वैक्स कहाँ से आता है? हनी बीज सिक्रीट बी वैक्स फ्रॉम 8 ग्लैंड विथ ओपनिंग्स ऑन देयर लोअर एब्डोमेन। तो हनी बी, जो वर्कर हनी बी है, उसके लोअर एब्डोमेन में 8 ओपनिंग होते हैं, 8 ग्लैंड्स के ओपनिंग होते हैं, उसी से हनी बीज जो है बी वैक्स का सिक्रेशन करते हैं। हनी बी मस्ट कंज्यूम हनी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बी वैक्स। तो हनी बी को बी वैक्स प्रोड्यूस करने के लिए हनी का कंज्यूम करना, हनी का कंजम्पशन करना ज़रूरी होता है। वह हनी हनी मतलब खाता है और फिर बी वैक्स को सिक्रीट करता है। बी वैक्स हार्डन्स ऑन द एब्डोमेन रीजन एंड फ्लेक्स ऑफ इन क्लियर फ्लैट पीसेस कॉल्ड एज स्केल्स। तो बी वैक्स जो है, बी वैक्स सिक्रीट हो गया एब्डोमेन रीजन, जो लोअर एब्डोमेन रीजन में वहाँ से ग्लैंड है जो वहाँ से सिक्रीट हो गया बी वैक्स, और बी वैक्स जो है एब्डोमेन रीजन में हार्डन हो जाता है, थोड़ा टाइट हो जाता है, और फिर वही स्केल्स के फॉर्म में निकलता है बाहर, स्केल्स फॉर्म में निकलता है, पीस पीस फॉर्म में। तो स्केल्स जो होता है वो थोड़ा सा टाइट था, तो उसको क्या करता है कि वर्कर भी चबा कर उसे सॉफ्ट करता है, और सॉफ्ट करके उसे हेक्सागोन हेक्सागोन फॉर्म का सेल जो है वो बनाता है, हेक्सागोन फॉर्म का बनाता है, और उसी से कैपिंग करता है हनीकॉम्ब का। यहाँ आप देख रहे हैं कि हेक्सागोन सेल है। अब है कि हनी जो है वो स्टोर हो चुका है, तो अगर हमें हनी को स्टोर कर कलेक्ट करना है, बी हाइव से हनी को कलेक्ट करना है, तो कैसे करें? तो उसके लिए फर्स्ट है मेथड कि रिमूव द हनी बी फ्रॉम हाइव। तो सबसे पहली बात कि जो हनी बी हैं वो बी हाइव में होते हैं, तो आप कलेक्ट नहीं कर सकते हनी, क्योंकि स्टिंग करने का डर रहता है। तो देर आर सेवरल मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स ऑफ रिमूविंग बीज। बी को वहाँ से उसके हाइव से भगाने के लिए, हटाने के लिए बहुत से मेथड हैं, जैसे कि सॉरी यहाँ पे एग्जांपल जो है वो स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब बहुत जगह आप देखेंगे गाँव में धुआं जलाकर हनी बी को उसके हाइव से भगाया जाता है। और भी बहुत सारे मेथड हैं, तो वो उतना हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे। सेकंड है अनकैप द हनी, मतलब हनी बी अपने हाइव से जा चुका है, अब क्या करना है कि अनकैप द हनी, जो कैपिंग किया गया था बी वैक्स से, जो हनी कॉम का पैकिंग किया गया था उसको अनकैप करना है। तो उसके लिए आप फॉक का यूज़ कर सकते हैं, नाइफ का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है एक्सट्रैक्शन। अब अनकैप किया जा चुका है, अब एक्सट्रैक्ट कैसे करें? तो उसको आप हनी एक्सट्रैक्टर, सॉरी यहाँ पे हनी एक्सट्रैक्टर होगा, तो हनी एक्सट्रैक्टर या फिर सिंपली किसी चीज़ से प्रेस करके उससे हनी कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ़िल्टर करना। तो हनी जो आप कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत से डेब्रिस होते हैं, बहुत सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हटाने के लिए फ़िल्टर किया जाता है। स्ट्रेन द हनी थ्रू अ फिल्टर और सेवरल लेयर्स ऑफ चीज़ क्लोथ टू रिमूव एनी स्ट्रे बिट्स ऑफ वैक्स और अदर डेब्रिस। तो जो हनी में जो वैक्स रह गए हैं या फिर कोई दूसरा डेब्रिस रह गया है, टुकड़ा रह गया है किसी चीज़ का, तो उसे आप फ़िल्टर के थ्रू या फिर चीज़ क्लोथ से के बहुत से लेयर बनाकर उससे छान सकते हैं। तो इस तरह से आप हनी कलेक्ट कर सकते हैं। तब अब आगे देखते हैं कि हनी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ब्लोसम हनी और एक हनी ड्यू हनी।
तो यहाँ पर दिखाया गया कि ब्लोसम हनी का जो है उसमें वाटर कंटेंट, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, अदर डाइसैकराइड, जो ये सारे अमाइनो एसिड प्रोटीन है, एसिड्स हैं, पीएच है, सबका ब्लोसम हनी का कितना होता है और हनी ड्यू में कितना होता है, सबका एवरेज दिया गया है और मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज भी दिया गया है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैंने ये तो नहीं बताया कि ब्लोसम हनी क्या है और हनी ड्यू हनी क्या है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ब्लोसम हनी और हनी ड्यू हनी क्या है। तो ब्लोसम हनी इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम नेक्टर ऑफ प्लांट्स। तो ब्लोसम हनी जो होता है वो प्लांट्स के नेक्टर से सिंपली कलेक्ट होता है वो प्लांट के नेक्टर से डायरेक्टली कलेक्ट होता है। जो हम लोग अभी जितना प्रोसेस हम लोग देख रहे थे वो ब्लोसम हनी के बारे में ही था। अब ये हनी ड्यू हनी क्या है, इससे तो मैंने शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे या फिर जानते भी होंगे। तो हनी ड्यू हनी ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो जानते हैं इसके बारे में। Honeydew honey is formed from secretions of living parts of plants or excretion of plant sucking insect on plant like aphids। तो क्या होता है कि जो एफिड्स हैं, जैसे मतलब प्लांट सकिंग इंसेक्ट, जो प्लांट का जो फ्लोएम है या फिर जो प्लांट का सैप है, उसको जो इंसेक्ट जो उस पे फीड करता है, जैसे कि एफिड हो गया। तो वो जब प्लांट सैप को सक करता है तो क्या करता है, और फिर वो स्टिकी स्वीट लिक्विड जो है वो प्रोड्यूस करता है सक करने के बाद। और एफिड इस सिक्रेशन को क्या करता है कि लीव्स या फिर ब्रांचेस पर छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे लीव्स पे दिखाया गया है कि जैसे कोई प्लांट सकिंग इंसेक्ट द्वारा ये प्रोड्यूस किया गया है। मतलब प्लांट सैप को सक करने के बाद जो एफिड है या फिर कोई और प्लांट सकिंग इंसेक्ट है, वो जो सिक्रीट किए हैं लीव्स पर या फिर ब्रांचेस पर, तो इस सिक्रीशन को हनी बी क्या होता है कि कलेक्ट करता है। जैसे हनी बी क्या कलेक्ट करता था, पॉलन कलेक्ट करता था, नेक्टर कलेक्ट करता था फ्लावर से। अब ये क्या कर रहा है, हनी बी इसे भी कलेक्ट कर रहा है। हनी बी जो है वर्कर हनी बी इसे कलेक्ट करती है। तो जब इसे कलेक्ट करती है तो इससे जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, हनी ड्यू हनी से बोलते हैं। तो हनी ड्यू हनी जो होता है जनरली ज़्यादा डेंस होता है। अब इतना सब जानने के बाद अब ये देखते हैं कि हनी का क्या बेनिफिट है। तो वैसे तो बहुत से बेनिफिट है हनी के, फिर भी हम लोग कुछ देखते हैं। जैसे कि ये गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है। रॉ हनी रॉ हनी कंटेन्स एन एरे ऑफ प्लांट केमिकल्स दैट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होता है इसमें। वुंड को जो है हील करता है। फाइटोन्यूट्रिएंट पावर हाउस बोला जाता है। और हेल्प फॉर डाइजेस्टिव इशू, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है हनी। सूथ अ सोर थ्रोट, सोर थ्रोट में भी हेल्प करता है, सोर थ्रोट को सूथ करने में। और भी बहुत से इसके बेनिफिट हैं। यूज़ ऑफ बी वैक्स, अब जो बी वैक्स देखते हैं उसके भी बहुत से यूज़ हैं। तो उसका जो यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थिकनर्स, इमल्सिफायर्स, स्टीफनिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक्स। तो उसका यूज़ होता है थिकनर बनाने में, इमल्सिफायर बनाने में, स्टीफनिंग एजेंट बनाने में, मतलब कॉस्मेटिक्स में बहुत से यूज़ हैं इसके। बी वैक्स एब्सोल्यूट इज़ यूज्ड एज अ फ्रेगरेंस इन सोप्स एंड परफ्यूम्स। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं, जैसे कि आखिर जो सेल का शेप था वो हेक्सागोनी क्यों था। हेक्सागोन स्ट्रक्चर इसलिए होता है, the hexagonal structure in the beehive is the most efficient geometric shape as it maximizes space with minimal materials। तो क्या होता है कि ज़्यादा स्पेस के लिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को प्रीफर करते हैं हनी बी। एंड द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ क्वीन बी इज़ 5 years। इन द वाइल्ड देर इज़ ओनली वन इन ईच कॉलोनी। तो जो क्वीन बी होती है उसका एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, 5 years होता है।
And honey that we are consuming all came from work of worker bee. तो हनी जो भी कलेक्ट किया जाता है वो अभी मैंने बताया था कि वर्कर बी से ही वर्कर बी का ही काम होता है हनी को बनाना, नेक्टर और पॉलन को कलेक्ट करना। और क्या है कि ईच बी विल मेक एन ऑन एवरेज अबाउट 1/12 अ टी स्पून ऑफ हनी इन इट्स लाइफ टाइम। तो जो वर्कर बी होती है वही हनी बना रही है, तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना हनी बनाती है, एक हनी बी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वो 1/12 मतलब 1 टीस्पून है उसका 1/12 पार्ट हनी बनाती है। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ वर्कर बी इज 5 to 6 वीक्स। और जो वर्कर बी का लाइफ स्पैन कितना है, 5 to 6 वीक्स। तो हनी बी का लाइफ स्पैन कितना था, 5 years। और जो वर्कर बी है उसका कितना है, 5 to 6 वीक्स। Bees are responsible for 80% of pollination by insect. So without bees, our fruit and vegetable supplies will be affected greatly. तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट का भी काम करता है हनी बी। 80% ऑफ पॉलिनेशन जो आस पास होते हैं, 80% ऑफ पॉलिनेशन जो है बीज के थ्रू ही होता है। तो था ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ like and subscribe my channel.